की इम्पेयरमेंट हर साल हम चेक करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इम्पेयरमेंट हर साल चेक नहीं होती। हो सकता है किसी चीज़ को चेक किया कि ये 10 साल गुजर जाते हैं, यहाँ तक की बात नहीं। कौन सी चीज़ें जिनकी इम्पेयरमेंट हर साल हम चेक करेंगे? दो तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी। गुडविल ऐसी है, और बात ठोस। तीन चीज़ें पढ़ी थी, तीन चीज़ें। अच्छा, कल पढ़ी है। थोड़ा सत्या ही नाश। और मैंने आपको कहा भी था कि एमसीक्यूज में आ सकता है, एमसीक्यूज आना मार्च में थोड़े दिसंबर से हो जला दो थे बर लबो कार जा जाऊं। रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। कंपनी फर्ज करें जी 2020 में किसी बंदे ने इम्पेयरमेंट चार्ज कर दी, इंडिकेटर मौजूद थे, उसने इंडिकेटर को देखा, मार्केट में ये हालात हुए पड़े हैं, ठीक है जी। आपके पास बटनों वाला फोन था, मार्केट में टच मोबाइल आ गया, आपने कहा जी बेड़ा गर्क हो गया, मेरे मोबाइल की वैल्यू पता लगेगी। करते करते आपने इम्पेयरमेंट चार्ज कर दी। साल भर पता लगा कि वो जो टच मोबाइल थे ना, उनमें मसले मसाइल आना शुरू हो गए, लोगों का डाटा लीक होना शुरू हो गया और बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया, तो वो तो इतने सिक्योर नहीं है। दुनिया दोबारा बटन वाले मोबाइल की तरफ आ गई। तो क्या मतलब हुआ कि आपने जो पिछले साल जिन इंडिकेटर को देख के इम्पेयरमेंट चार्ज कर दी थी, अब वो इंडिकेटर मौजूद नहीं है। तो फिर इसका मतलब है आपके एसेट की वैल्यू दोबारा ऊपर चली गई है। यहाँ तक की बात लगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मलिक रियाज ने एक दफा चीफ जस्टिस के साथ पंगा ले लिया। पता है आपको इस बात का? नहीं पता? इफ्तिखार चौधरी का नाम सुना आपने? चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का इफ्तिखार चौधरी। ये बात है 2000 जरदारी का दौर था मेरा ख्याल है, जरदारी का दौर, 10-11 की बात है। तो जनाब उसने सीधा सीधा आके मीडिया पे इल्जाम लगा दिया कि एदे पुत मैं शॉपिंग कराता रहना, इन्हों मैं क्या सी कि प्यो को केस मेरा सैटल करवा दे, एक केस ही सैटल करवा रहा है। जब उसने बात कर दी, चीफ जस्टिस साहब तो बेड़ा गर्क हो गया। फिर उनका पूरी पाकिस्तान के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती होगी कि पुत रिश्वत लै रहा है तो प्यो के अगे केस पहुंचे हुए हैं कि मेरे जो केस है ना वो सेटल करा दो। अब जितने लोगों ने बहरिया टाउन की फाइलें पकड़ी हुई थी ना, उन सबको टेंशन शुरू होगी कि ऐसे तो चीफ जस्टिस के नाल इन्हें पंगा लै रहा है, तो चीफ जस्टिस ने तो बहरिया टाउन बेड़ा गर्क कर देना उन्हें। तो जिन लोगों के पास फाइलें थी ना बहरिया टाउन की, अब वो औने पौने दामों बेचना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाईजान हुणी मैं 10 लाख की फाइल ली सी, ये 8 लाख की भी सेल होती है ना, कर लो, क्योंकि कल ये 8 रुपये भी नहीं मिलने। बात सुन लगी है। हर किसी को था कि भाई बहरिया टाउन की फाइलों का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, किस्सा मकसद ये हुआ कि 6 महीने वो केस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ना चीफ जस्टिस के बेटे को कुछ हुआ, ना चीफ जस्टिस को कुछ हुआ, ना मलिक रियाज को कुछ हुआ। तो जिसने 10 लाख की फाइल 8 लाख में बेची थी, वो बाद में 8 लाख से दोबारा कहाँ पे चली गई? वो 15 पे चली गई। 10 पे नहीं गई, वो 15 पे गई। कि यार चेक करो, इसका जिगरा चेक करो, ये गोडिया में पानी है। इन्हें चीफ जस्टिस ना पंगा लेके भी आराम में बैठा है। बात सुन लगी। फिर आर्मी चीफ बदला, दूसरा आर्मी चीफ आया, हमने कहा अब तो इसको जरूर रगड़ा लगेगा। अब तो इसने इमरान खान को भी रिश्वत दी है, हूं तो जरूर फड़ाया जाएगा। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, ए भाईजान सुकून ना बाहर बैठे हुए, और जिन्हें रिश्वत दी है वो बाहर बैठा है। बात समझ कि नहीं? कि वो कोई यूनिवर्सिटी थी, उसके वो जमीन वगैरह थी और पता नहीं उसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह मलिक रियाज ने की थी, जो भी किया था। इमरान खान साहब जेल ने, वो भाईजान सुकून से बैठा। क्यों? हर आर्मी चीफ के साथ उसकी यारी दोस्ती है। बात समझ लगी। तो आपको फिर पता चल जाना कि किसके साथ यारी दोस्ती रखनी चाहिए और किसके साथ रखने का कोई फायदा नहीं है। और बात समझ आएगी नहीं आई? तो किस्सा मुख्तसर ये बच्चों कि तो जिन बंदों ने बहरिया टाउन की फाइलें ली हुई थी, उनको अब समझ आ गई है कि यार दुनिया इधर दी उधर हो जाए, बहरिया टाउन की फाइल में कोई मसला नहीं है। यहाँ तक की बात हुई। अलीम खान की सोसाइटी थी, वो बेड़ा गर्क हो गई, क्योंकि उसकी सोसाइटी का क्या सीन था कि वो अप्रूव नहीं थी एलडीए से। इमरान खान के दौर में उसने बड़ा कोशिश की कि वो पंजाब का सीएम लग जाए, लेकिन नहीं लगा। अप्रूवल वगैरह के चक्कर में पड़ा रहा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। वो अभी भी उसकी सोसाइटी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। उसके ऊपर अगर कोई केस पड़ जाए तो वो हर किसी को पता है कि बेड़ा गर्क हो गया सोसाइटी। लेकिन अब मलक रियाज के ऊपर पूरे पाकिस्तान को इतना यकीन है कि यार ये जहाँ भी सोसाइटी खोलेगा ना, इसकी फाइलें सेल हो जाएंगी, इसको हर तरफ से प्रोटेक्शन। जरदारी के साथ इसकी दोस्ती है, नवाज शरीफ के साथ इसकी दोस्ती है, इमरान खान के साथ इसकी दोस्ती है। चीफ जैसे को पकड़ किसने रगड़ दिया?
और आर्मी चीफ के साथ इसकी दोस्ती, चाहे पुराना हो चाहे नया हो। बात लगी है। जितने जर्नैल हैं जब रिटायर होते हैं सबसे पहले बैरियर टाउन में उनकी नौकरी तैयार होती है। इतने तो आर्मी के अंदर जर्नैल नहीं मौजूद जितने बैरियर टाउन के अंदर मौजूद है। बात समझ लीजिए, कोई मसला हो, वापडा का हो, गैस का हो, पानी का हो, कोई मसला हो, के जो है वो बैरियर टाउन में होते हैं। बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आपने कभी किसी हालात तो वाकयात को देख के कोई इम्पेयरमेंट चार्ज कर दी है, तो ऐसा भी हो सकता है कल को वो हालात ना रहे। तो अगर कल को वो हालात ना रहे और आप एक काम कर चुके हैं तो उसको रिवर्स भी तो करो। नहीं बात नहीं। A company must make an assessment at the end of each reporting period as to whether a previously recognized impairment should be decreased or may no longer exist. या तो कम कर दो या बिल्कुल ही जीरो कर दो। If the loss no longer exists, it is reversed subject to the following guidance. Any reversal should not lead to a carrying amount in excess of what the carrying amount of asset would have been without the recognition of original impairment loss. का समझ नहीं आई। सादे अल्फाज में वो ये कह रहा है कि आप कैरिंग अमाउंट देखे ना, कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, रिकवरेबल अमाउंट कम थी। आप कैरिंग अमाउंट का क्या किया, नीचे ले आए। अब रिवर्सल करते वक्त क्या करना है आपने, ऊपर ले जाना है। तो कहता ऊपर उतना ही लेके ना जितना लेके आए थे नीचे, ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना। नहीं बात सुनाई। देखो ना, समटाइम रिकवरेबल अमाउंट अगर कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो तो क्या हम कैरिंग अमाउंट को उठा के ऊपर ले जाते हैं, नहीं लेके जाते। कहता आज ऐसा ना हो कि आप इसको ऊपर तो लेके गए तो वो इतना ऊपर ले गए कि कैरिंग अमाउंट से भी ऊपर ले गए। पॉइंट समझ आया। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं बच्चों। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अंडर कॉस्ट मॉडल। 1 जनवरी पहला साल, an asset was purchased at a cost of 1 lakh and is being depreciated over 10 years on a straight line basis. Depreciation is 10,000 per annum. एक एसेट लिया 1 लाख रुपए का था, 10 साल उसकी लाइफ थी, हर साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, 10,000। दूसरा साल गुजर गया, द एसेट हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 80,000। 2 साल गुजर गए बच्चों तो कैरिंग अमाउंट 80,000 होगी ना, क्या नहीं होगी। देयर इंडिकेशन दैट द एसेट इज इम्पेयर्ड एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड एट 64,000। हाँ जी, अब कैरिंग अमाउंट कितनी है बच्चों, 80,000 और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 64,000। तो नुकसान हो गया बच्चों कितना, 16,000 का नुकसान हो गया और आपने वो नुकसान रिकॉर्ड कर दिया। अब आप कैसेट कितने पे नजर आना शुरू हो जाएगा, 64 पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको जब डेप्रिशिएट करेंगे तो तीसरे साल की डेप्रिसिएशन भी 10,000 ही आएगी, नहीं अब 10,000 नहीं आएगी। अब आप क्या करेंगे, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। अब 64,000 को पकड़ेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे, नहीं 2 साल गुजर गए हैं, अब 8 पे डिवाइड करेंगे। यहां तक की बात सुन लगी बच्चों। देयर इंडिकेटर्स दैट, अच्छा जी हो गया जी। अब ईयर 4 आया बच्चों, ईयर 3 गुजर गया तो ईयर 3 पे डेप्रिसिएशन आप कितनी चार्ज करेंगे, 8,000। ईयर 4 भी गुजर गया तो ईयर 4 में आप डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे, 8,000। तो 8,000 और 8,000 चार्ज करते करते आप कहां तक पहुंच गए। अब आपकी किताबों में कैरिंग वैल्यू जिस वक्त आ रही है वो कितनी आ रही है, 48,000 आ रही है। यहां तक की बात हो रही। और कितने साल गुजर चुके हैं, 4 साल गुजर चुके हैं, टोटल 4 साल गुजर चुके। यहां तक की बात होगी। There are indication that the impairment loss might have decreased and the company estimates that recoverable amount of the asset is to be 70,000। वो कहता है आज रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 70,000 और कैरिंग वैल्यू कितनी है, 48,000। अगर तो बच्चों ये रिकवरेबल अमाउंट पहली दफा इस एसेट की जिंदगी में आई होती तो हम कभी कोई गेन रिकॉर्ड ना करते। सोचो 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 सोचो, पहली दफा अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होती तो कोई गेन रिकॉर्ड करते ना करते। लेकिन मसला क्या हुआ है, मसला ये हुआ है कि कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी इंपेयरमेंट लॉस की वजह से क्या है, कम है। आज रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो क्या आज भी इसको इग्नोर कर दें। पहली दफा तो अगर ये हमारी जिंदगी में आती रिकवरेबल अमाउंट तो इसको इग्नोर कर देते, कुछ भी ना करते, बस सिंपल ये करते कि भाई लॉस नहीं हुआ, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन आज
हमें लगता है कि यार अगर ये इसको बेच के आज 70,000 कमाया जा सकता है, तो हमारी किताबों में ये 48,000 रुपये क्यों? क्या कहीं ऐसा तो नहीं जो पिछला लॉस हमने रिकॉर्ड किया था वो हमने बहुत ही ज्यादा कर दिया था, वो ज्यादा ही कर दी थी एसेट के साथ पकड़ के? यहाँ तक की बात सुन लगी। अगला पॉइंट, तो हमें फील हुआ कि हमें इस एसेट की इंपेयरमेंट को दोबारा देखना चाहिए जो हमने माजी में की थी। तो क्या आंखें बंद करके बच्चों 48 से 70 में शिफ्ट हो रहे हैं? स्टैंडर्ड कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं कर। क्योंकि अगर ये वाला दरवाजा खुला तो हर होगा पहली दफा ही गेन रिकॉर्ड कर रहा होगा, हालांकि इंपेयरमेंट लॉस में इंपेयरमेंट के टॉपिक में कोई गेन नहीं होता, लॉस जरूर होता है लेकिन गेन नहीं होता। याद है ना पॉइंट? तो मैक्सिमम हम जो लॉस है उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको गेन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बात समझ रही? मतलब किसी बंदे ने आपसे कर्जा लिया 10,000 और वो भाग गया, वो भाग गया, 5 साल बाद 10 साल बाद आपको पता लगा वो मर गया, आप उसके जनाजे पे गए, उसके बेटे ने कहा भाईजान जिसने को पैसे पूसे लेने हैं दसो मैं देना था हूँ। आपने कहा हाँ मेरे पैसे इस बंदे ने देने थे। उन्होंने पूछा कि तो उसी का 15,000। हाँ जी, जायज है? आप अंदर खाते अल्लाह से ही डील कर रहे हो, या अल्लाह इन्ने साल से डील किया था इन्हें मैंने 5,000 दो तो मैं एक्स्ट्रा ला ही सकता। हाँ जी, और बोलो तो सही। और अगर बेटे को अंदर खाते पता चल जाए कि मेरे पापा ने इसे 10,000 लिया था, 15 नहीं लिया था, और वो अक्लमंद होए और वो ये कह दे, पापा उठ के कह देंगे मैं तुम्हें दे देना, फिर तुम ला रहा। वो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आप उसके साथ दो नंबरी कर रहे हो ना, तो फिर वो भी अगों फिर होशियार हो सकता है। तो इसलिए भाईजान जो बनते हैं बोलो। तो कितने आपके डूबे? 10। तो कितने आप मांग सकते हैं? 10। तो वही पॉइंट यहाँ पे है कि आपका लॉस कितना रिकॉर्ड किया है, तो आप कितना मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ। अच्छा 16 लॉस रिकॉर्ड किया तो और रिवर्सल कितना होगा? 16 का। लेकिन बीच में मसला एक और अभी आया। क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वो नहीं है जो होनी चाहिए थी किसी जमाने में। अगर तो लैंड होता, लैंड में तो डेप्रिसिएशन नहीं आनी थी, लैंड की स्टोरी तो हमें सीधी सीधी समझ आ जानी थी। मतलब 10 लाख का लैंड था, रिकवरेबल अमाउंट 8 लाख हुई, 2 लाख का नुकसान रिकॉर्ड कर लिया। 5 साल बाद उसकी रिकवरेबल अमाउंट 15 लाख पे चली गई है, तो हम सिर्फ 2 लाख का जो है लॉस रिवर्स करेंगे, 15 पे नहीं जाएंगे। ये तो सीधी सीधी बात समझ आ जाती अगर लैंड होता। लेकिन ये लैंड नहीं है, ये मशीन है, ये डेप्रिशिएट होती है। तो अब हम सोचेंगे रिकवरेबल अमाउंट आज कितनी है? 70,000। अगर कभी जिंदगी में इस एसेट के ऊपर इंपेयरमेंट हुई ही ना होती, तो 4 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होती? 60,000 होती, अगर इसके ऊपर कभी इंपेयरमेंट ना हुई होती। ये पॉइंट समझ आया? तो वो कहता है आपके सामने अब दो वैल्यूज हैं, एक है 70 और एक है 60। तो आप 48 से जंप मार के ऊपर जाएं, लेकिन कहां तक जा सकते हैं? मैक्सिमम 60 तक जा सकते हैं, 70 तक नहीं जा सकते। ये पॉइंट समझ आया? तो आप जब 60 पे चले गए तो ऐसा ही लगेगा जैसे कभी जिंदगी में इसके ऊपर कोई इंपेयरमेंट हुई ही नहीं थी। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? अच्छा लेकिन बच्चों अगर इसकी वैल्यू होती, रिकवरेबल अमाउंट की वैल्यू होती 55, तो क्या फिर आप 60 तक जा सकते हैं? नहीं, फिर आप कहां तक जाएंगे? आप 55 तक जाएंगे। यानी कि अभी भी कुछ लॉस है, वो भी रिकवर है, मतलब लॉस सारा रिकवर नहीं हुआ, कुछ हो गया कुछ रहता है। और लॉजिकली पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? कि रिकवरी हम करेंगे लेकिन सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट को नहीं देखेंगे, साथ कैलकुलेशन करेंगे कि अगर ये एसेट पकड़ा होता, 4 साल इसको डेप्रिशिएट किया होता, तो आज कहां पे खड़े होते? आज 60,000 पे खड़े होते। तो अपनी कैरिंग वैल्यू को 60,000 से ऊपर नहीं लेके जा सकते। अगर आप 70 तक ले गए तो इसका मतलब क्या है? अंदर खाते आपने ज्यादा पैसे रिकॉर्ड कर लिए। पॉइंट समझ आ गया सबको? हाँ जी। अब there are indication that the impairment loss might have decreased and the company estimates the recoverable amount of the asset to be 70,000. However, the carrying amount of the asset cannot be increased beyond
वो कहता है 48,000 को उठा के सीधा सीधा 70,000 रुपये नहीं लेके जाना। दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या? कैरिंग अमाउंट टुडे हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, अगर कभी इम्पेयरमेंट होती ही ना तो आज एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या होती? 60,000। और रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 70,000। इन दोनों में से जो लोअर है उस तक जाएंगे, उससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं जा सकता। तो ये पॉइंट समझ आ गया सबको? अच्छा, और अगर तो फिर रिवर्सल कितना रिकॉर्ड होगा बच्चों? 12,000। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता 55, तो 60 और 55 में से जो लोअर है उस तक रहते, उससे ऊपर ना जाते। पॉइंट समझ आ गया सबको? Hence, the reversal will be made to the such extent that asset will be increased to 60,000. Therefore, a reversal of 12,000 is recognized. The carrying amount of asset after recognition of reversal of impairment loss, it means 60,000, is depreciated over the remaining useful life of 6 years. अब जरा सोचो, अब उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 60, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 6। तो ऑटोमेटिकली अब हर साल की डेप्रिसिएशन वही आएगी जो पहले आया करती थी। कितनी? 10,000। शुरू में भी 10,000 ही आई थी। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? अब अगली एग्जांपल दोबारा देखते हैं। दोबारा से एग्जांपल देखते हैं। आपने एसेट लिया कितने का? 1 लाख का। लाइफ क्या है? 10 साल। हर साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करेंगे? पहला साल गुजर गया, कैरिंग अमाउंट क्या नजर आएगी? अच्छा, अब बच्चों ये रीवैल्यूएशन मॉडल आ गया। अब रीवैल्यूएशन मॉडल देखते हैं। एसेट लिया आपने 1 लाख का और डेप्रिशिएट किया 10,000 से, तो कैरिंग अमाउंट एट द एंड कितनी आ गई? 90,000। क्या यहां तक की बात समझ आई? आपने मार्केट से रेट पता करवाया, रेट पता लगा तो 1,21,500। तो सरप्लस कितना रिकॉर्ड करेंगे आप? 31,500 का सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी 2 एंट्री होती है अगर आपको याद हो। पहले पिछली डेप्रिसिएशन को खत्म करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट 10,000 से। तो प्लांट कहां से कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? उस एंट्री जो एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, उसका मकसद क्या होता है? जो खत्म करते हैं डेप्रिसिएशन, उसका मकसद प्लांट को क्या करेंगे? भूल गए रीवैल्यूएशन का टॉपिक भूल गए। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री का मकसद क्या है? उसका मकसद है कि उस एसेट की कॉस्ट को हम WDV पे शिफ्ट कर होते हो, पढ़ा है तुसी। एसेट को 1 लाख से उठा के कहां पे लेके आ रहे हैं? 90,000 पे लेके आ। फिर 90,000 से इस सरप्लस की जब एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? 31,500 की। मर गए। प्लान डेबिट और रीवैल्यू सरप्लस। तो 90,000 से जंप मार के वो कहां पे चला जाएगा? 1,21,500 पे चला जाएगा। तो 10,000 की एंट्री का मकसद 1 लाख से 90,000 पे पहुंचना है। फिर 31,500 की एंट्री का मकसद 90,000 से 1,21,000 पे जाना। यहां तक की बात समझी? इसलिए 2 एंट्रियां होती हैं। ओके जी। अब अगला पॉइंट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 9 years एंड डेप्रिसिएशन विल बी 13,500 पर एनम। अब जरा देखो, क्योंकि 9 साल की जिंदगी बाकी रह गई है, अगले साल की जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बच्चों, 1,21,500 को 9 पे डिवाइड करेंगे। अब हमारे एसेट की वैल्यू 1,21,000 है, ऐसे ही है ना? उसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 13,500। अगर ये कॉस्ट मॉडल पे होता तो डेप्रिसिएशन अगले साल की भी क्या आती? 10,000। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? अगला पॉइंट, पहला साल गुजर गया बच्चों, दूसरा साल भी गुजर गया, अब तीसरे साल के एंड पे पहुंच गए। जब आप तीसरे साल के एंड पे पहुंचे, कितने साल रीवैल्यूड अमाउंट डेप्रिशिएट हो चुकी है? 1 साल होते हो 2 साल हो चुकी है। तीसरे साल के एंड पे पहुंच गए। पहले साल कॉस्ट पे रेट लगा था, याद है? पहले साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगी थी, लेकिन जब तीसरे साल के एंड पे पहुंचे हैं तो 2 साल रीवैल्यूड अमाउंट आपकी डेप्रिशिएट हो चुकी है। पॉइंट समझ आया सबको? इसका मतलब बच्चों 1,21,000 की डेप्रिसिएशन 2 दफा चार्ज होगी और कर करा के आपकी कैरिंग वैल्यू आपकी किताबों में 94,500 आएगी।
चेक कर लो, ये बात ठीक है। चेक कर लो, चेक करो, चेक करो, शाबाश। हाँ जी, समझ आ गई बच्चों? कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है जी? 94,500। सबको समझ आ गया पॉइंट? अगला पॉइंट, द कैरिंग अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस इज नाउ 24,500। और आपको पता है साथ साथ सरप्लस की वैल्यू भी कम होती जाएगी, हर साल रिटेन अर्निंग में शिफ्ट होता जा रहा है। और रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर बच्चों 3,500 होगा। ये 3,500 कैसे निकला? 31,500 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? तो हर साल जो रिटेन अर्निंग में सरप्लस का बैलेंस जाना है वो कितना जाना है? 3,500। कितने साल तक ये बैलेंस जा चुका होगा? 2 साल जा चुका होगा। तो 31,500 में से 2 × 3,500 माइनस करके बाकी सरप्लस का बैलेंस कितना बचा होगा? 24,500। लॉजिकल यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? वैसे भी 3,500 एक और तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस्ट के ऊपर जब डेप्रिसिएशन चार्ज की थी तो कितनी हुई थी? 10,000। रीवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो रही है? 13,500। कितनी एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है? वही ट्रांसफर होनी है ताकि आपका प्रॉफिट मेंटेन रहे। यहाँ तक की बात समझ आ गई? उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब अगला पॉइंट आ गया, देयर आर इंडिकेशंस दैट एसेट इज इंपेयर्ड एंड इज रिकवरेबल अमाउंट इज एस्टिमेटेड 65,100। अब हमारी किताबों में एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 94,500। रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ रही है? लॉस आया बच्चों, कितना लॉस आ गया? 29,400। 29,400 की क्या एंट्री करें? पहले सरप्लस को खत्म करेंगे। सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 24,500 का सरप्लस उड़ा देंगे तो सरप्लस डेबिट, बाकी कितना बच गया? हाँ जी, 4,900। क्लियर है? 4,900 का लॉस कहां जाएगा? वो प्रॉफिट लॉस में। ठीक है जी। 4,900 कहां चला गया बच्चों? प्रॉफिट लॉस में। और 24,500 कहां चला गया? सरप्लस में चला गया। पॉइंट समझ आया? अब 65,100 जो है, अब ये रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट हुआ करेगा। हजम शुद्ध? इस 65,100 को जब रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल के मुताबिक 10,000 जो बनती है उससे कम आएगी कि ज्यादा आएगी? कम है। क्यों? अब उसकी वैल्यू कॉस्ट मॉडल की वैल्यू के से भी नीचे गिर गई होगी। नहीं बात समझ नहीं समझ? ठीक है ना? तो बच्चों जब 65,100 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 कहां से आया? 3 साल कैसे गुजर गए? एक साल की डेप्रिसिएशन में 10,000 चार्ज की थी और 2 सालों की डेप्रिसिएशन में 13,500 चार्ज की थी। तो कितने साल गुजर गए? 3 साल गुजर गए। तो अब 65,100 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो चौथे साल की डेप्रिसिएशन आएगी। और वो कितनी आती है बच्चों? 9,300। पर 9,300 ही इस बात की गारंटी है, इस बात की निशानदही है कि एसेट वाकई अपनी वैल्यू गिरा चुका है। कॉस्ट मॉडल होता तो उसकी डेप्रिसिएशन 10,000 आनी थी, 9,300 नहीं आनी थी। तो वैल्यू कम हुई है तभी तो डेप्रिसिएशन कम हुई। यहां तक की बात समझ गई? आगे चलते हैं। 5वां साल शुरू हो गया बच्चों। इंपेयरमेंट हमने कितने साल में चार्ज की थी? दूसरे साल में? नहीं, इंपेयरमेंट की बात हो रही है। इंपेयरमेंट तीसरे साल के एंड पे चार्ज की थी। पॉइंट समझ आ रहा है? 3 साल गुजर गए। अब वो कहता है चौथा भी गुजर गया और 5वां भी गुजर गया। चौथे और 5वें साल में दोनों सालों में 9300 की डेप्रिसिएशन आई होगी क्योंकि हमने रिकवरेबल अमाउंट को ही डेप्रिशिएट किया होगा। हजम शुद्ध? अब कैरिंग वैल्यू आपकी किताबों में कितनी होगी बच्चों? 65,100 इन -2 × 9300। क्या ये पॉइंट समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? एक साल कॉस्ट पे लगी थी डेप्रिसिएशन, 2 साल रीवैल्यू अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगी थी,
और 2 साल जो है आपकी रिकवरेबल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगी है, तो बच्चों 46,500 की कैरिंग वैल्यू आ गई है कट कटा के। यहाँ तक की बात में लगी। देयर आर इंडिकेशन दैट द impairment loss might have reversed and the company estimates the recoverable amount of the asset to be 55,000। हमारी किताबों में एसेट की औकात कितनी नजर आ रही है? 46,500, लेकिन आज रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 55,000। तो क्या आंखें बंद करके 46,500 से 55,000 पे चले जाएं? नहीं नहीं नहीं, यहां तक की बात लगी। अब हम देखेंगे अगर ये एसेट पहले दिन से ही कॉस्ट मॉडल पे होता तो 5वें साल के एंड तक उसकी कितनी वैल्यू बच जाती? सोचो 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 सोचो। हाँ जी, कितनी बच जाती? 50,000। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि अगर ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे होता तो इसकी कैरिंग वैल्यू क्या आती? देखो जरा, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे होता तो यहाँ पे जिस वक्त हमें लॉस रिकॉर्ड किया था उसकी रिमेनिंग वैल्यू क्या होती? 94,500। बोलो 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 बोलो। या हम दोबारा से कर लेते हैं, 1,21,500 उसकी रीवैल्यूड अमाउंट थी, ऐसे ही है ना? उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी थी? 1,21,500। लेकिन उस वक्त सिर्फ अभी 1 साल गुजरा था। कितने साल गुजरे थे? 1 साल। अब हम कहां पे खड़े हैं? 5वें साल के एंड पे। इसको कितने साल डेप्रिशिएट करना है? 4 साल डेप्रिशिएट करना है। और हर साल की डेप्रिशिएशन कितनी आनी थी बच्चों? 13,500 इंटू 4। जरा करें, आंसर निकालें क्या आता है। 13,500 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 67500 तो कैरिंग अमाउंट आती है ना। माइनस क्या किया? 54,000 माइनस किया। अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती तो रीवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती? 67,500। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? कितनी समझ लगी? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। अच्छा जी, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है बच्चों? 55,000। तो मैक्सिमम कहां तक जंप मार के जा सकते हैं? हम 67,500 तक नहीं जा सकते। कहां तक जा सकते हैं? 55 तक। क्यों? क्योंकि अगर 55 से ऊपर जाएंगे तो उसको बेचेंगे तो तुम्हें 55 ही मिलना है। क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है? आज अभी इसी वक्त इस एसेट से कितना कमा सकते हो? तो कितना कमा सकते हो? 55। तो 67,500 लिखेंगे तो हम झूठ लिख रहे हैं। नहीं बात समझे? तो हम कहां तक जा सकते हैं? 55 तक। अच्छा, अगर यहाँ पे बच्चों 75,000 लिखा होता तो हम 67,500 तक जा सकते हैं। हम ये अज्यूम करेंगे कि इंपेयरमेंट कभी हुई नहीं थी और रीवैल्यूएशन मॉडल भी फॉलो करते आ रहे थे, तो रीवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक आज हमारी रिमेनिंग वैल्यू कितनी होती? 67,500 होती। यहां तक की बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? अब स्यापा एक और भी है। वो क्या है? जब रीवैल्यूएशन हमने की थी तो सारे का सारा गेन चला गया था सरप्लस में, ऐसी है। और जब इंपेयरमेंट हुई थी पहले हमने सरप्लस को खत्म किया था, बाकी जो बच बचा गया था वो प्रॉफिट लॉस में गया। तो आज हमने जब इंपेयरमेंट को रिवर्स करना है तो पहले किसको ठीक करेंगे? सरप्लस को या प्रॉफिट लॉस को? पहले प्रॉफिट लॉस को ठीक करेंगे। अगर कुछ बच बचा गया तो कहां जाएगा? तो सरप्लस। नहीं समझ रहे? तो क्या आज उतना ही प्रॉफिट लॉस में बैलेंस लेके जाएंगे जितना 2 साल पहले लॉस रिकॉर्ड हुआ था? नहीं। क्यों? डेप्रिसिएशन का पंगा भी तो बीच में है। देखो ना, 2 साल पहले आप प्रॉफिट लॉस में कितना बैलेंस लेके गए थे? अगर आप देखो 4,900, तो आज रिवर्सल 4,900 से नहीं होगा। 2 साल गुजर गए, उन 2 साल के गुजरने की वजह से डेप्रिसिएशन क्या हुई है?
कम चार्ज, वो रिवर्सल आप याद होगा आपको, रीवैल्यूएशन सरप्लस। शुरू में रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है, बाद में क्या होता है, लॉस, और लॉस के बाद जब दोबारा सरप्लस आता है तो क्या उतना ही लॉस रिवर्स करते हैं जितना रिकॉर्ड किया था किसी जमाने में? नहीं, उतना नहीं रिवर्स करते भाई। लॉस होने की वजह से डेप्रिसिएशन भी तो कम चार्ज हुई है ना, तो उतना लॉस रिवर्स नहीं करेंगे जितना रिकॉर्ड किया। ये बात समझा? ये रीवैल्यूएशन मॉडल में इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल काम, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं ध्यान से समझना आप। अब जरा सुनो, 46,500 से जंप मार के कहां तक पहुंचेंगे बच्चों? 55 तक पहुंचेंगे। तो कितना गेन रिकॉर्ड करेंगे? 8,500 का गेन रिकॉर्ड करेंगे। ये गेन तो टोटल समझ आ गया ना? इस 8,500 से एसेट को डेबिट कर देंगे। अब क्या 8,500 से प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करें? नहीं, ये ज्यादती है। क्या सारे का सारा रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर दें? ये भी ज्यादती। कौन सा लगे? तो क्या फिर 4,900 से प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करें? ये भी गलत है। तो रही बात, this reversal of impairment will first adjust the previous impairment loss recognized in profit and loss account, and remaining amount if any will go to revaluation surplus account. अब जरा सोचो, अब यहां पे देखना ये है, इस 8,500 के दो टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक टुकड़ा जाएगा कहां पे? रीवैल्यूएशन। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हिस्सा जाएगा? देखो बच्चों, गौर से देखना। आप इस वक्त कहां पे खड़े हैं? 46,500 पे। अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते तो कैरिंग अमाउंट क्या होती? 50,000। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे होते तो तब भी आप कहां तक पहुंचते? 55,000 तक पहुंचते। तो यहां से यहां तक का गैप प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां से यहां तक का गैप सरप्लस में। ये 50,000 कहां से आई? ये बात समझ आ गई? नहीं समझ, नहीं समझ। देखो हकीकत में, मैंने जब आपको रीवैल्यूएशन टॉपिक पढ़ाया था ना, हकीकत में लॉस वही होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस में से आपने लॉस माइनस किया ना, वो हकीकत में लॉस नहीं था। वो तो आप आर्टिफिशियली वैल्यू को ऊपर ले गए थे जिसको नीचे कर रहे हैं। वो तो आर्टिफिशियल गेन था, आर्टिफिशियल लॉस है। असल लॉस कौन सा है? जो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो असल लॉस कैसे पता चलेगा? अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते तो कभी ना रीवैल्यूएशन का सरप्लस होता ना लॉस होता। तो असल में लॉस कैसे पता चलेगा? कि कॉस्ट मॉडल के मुताबिक आज इस वक्त उसकी कैरिंग वैल्यू क्या होती? 50, और आप 50 से भी नीचे हैं, असल में ये लॉस। तो असल में लॉस कितना है फिर? 3,500। तो इस 8500 में से कितना रिवर्सल करेंगे बच्चों? 3,500 रिवर्स करें, और बाकी कितना बच गया? 5,000। वो कहाँ लेके जाएंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस में लेके। ये 3,500 पे एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। देखो जरा, असल में आपने लॉस कितना रिकॉर्ड किया था? 4,900, ठीक है ना? और आपने लॉस रिकॉर्ड करने के बाद हर साल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की थी भला? 9,300, 2 सालों में लगातार। तो 1,400 की डेप्रिसिएशन आपने कम चार्ज की थी, याद है ना? तो 1,400 यहां से माइनस कर दें तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 3,500 आ जाएगा। तरीका समझ आया? ये वाला तरीका हमने रीवैल्यूएशन के टॉपिक में पढ़ा हुआ है। वो वाला तरीका आपको एक और समझाने के लिए कंसेप्ट है। हो सकता है वो वाला तरीका आप पेपर में ना कर पाए। क्यों ना कर पाए? क्योंकि हो सकता है आपको कॉस्ट दी ही ना जाए, हो सकता है आपको बताया ही ना जाए कि प्लांट शुरू में लिया कितने का। तो जब प्लांट शुरू में कितने का लिया था ना पता हो, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते हुए आप कैरिंग अमाउंट कैसे निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना कि भाई लॉस कितना रिकॉर्ड किया था? 4,900। लॉस रिकॉर्ड करने के बाद डेप्रिसिएशन कितनी कम चार्ज हुई थी? वो आप आराम से 3,500 वहां से निकाल सकते हैं। मेरा ख्याल है बहुत ही हैवी काम हो गया। सारे सुमन बुकमन बैठे हुए ने। अल्लाह करे आज क्लास मुक जाए तो मैं घर जावा, कॉफी पीवा, चाह पीवा तो अखा खुलन मेरी। हाँ भाई, और समझ आ गई सबको कि नहीं समझ आई? तो 3,500 का लॉस रिवर्स होगा बच्चों, और 5,000 का जो लॉस जो रिवर्स हो रहा है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा।
अच्छा, फिर फ्यूचर में अब कॉमन सेंस यही है, सरप्लस में कुछ ना कुछ बैलेंस आ गया, इसका मतलब है फ्यूचर में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो 10,000 से ज्यादा ही चार्ज होगी कि नहीं चार्ज होगी? ज्यादा चार्ज होगी। तो जब 10,000 से जब ज्यादा चार्ज होगी तो वही काम शुरू कर देंगे जो पहले किया करते थे, इस सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करके रिटेन अर्निंग में शिफ्ट कर दिया करते। ठीक हो गया? अगर सरप्लस में 1 रुपया भी ना जाता, फर्ज करो सरप्लस में 1 रुपया भी ना जाता, तो आपकी डेप्रिसिएशन कभी ज्यादा चार्ज ही ना होती। नहीं समझ रहे? आपकी डेप्रिसिएशन वही चार्ज होगी जो 10,000 बनती थी, जो चार्ज होती थी वही चार्ज हुआ करेगी। क्योंकि सरप्लस में बैलेंस जाने का मकसद और मतलब ही क्या है कि आपकी कैरिंग वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल से ऊपर चली गई है, तभी तो सरप्लस में बैलेंस गया है। तो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आंसर 10,000 से ऊपर आएगा, तभी तो सरप्लस से बैलेंस ट्रांसफर होगा। कौन समझ आया? तो बोलो तो सही। मैं मेरा ख्याल है तो हम पीछे छाड़ के बहुत आगे निकल गए। ये जी, बस खाली डोर पे ही है, सवारियां पीछे रह गई हैं। अच्छा जी, ये सवाल जरा करें, शायद आपको बातें समझ आ रहे हैं। ये वाला बच्चों एग्जांपल नंबर 6 से पढ़े, जरा ट्राई करें क्या आपसे होता है। और समझ आ गया सबको? हाँ भाई, पहले क्या करेंगे? एंट्री डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या आती है बच्चों? 16,000। और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। क्लियर है? ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7, ये रिवैल्यूएशन मॉडल। और सबका आंसर आया कि नहीं आया? 16,000 की डेप्रिसिएशन है और 12,000 की, नहीं 16,000 का इम्पेयरमेंट लॉस है और रिवर्सल 12,000 का। ये रिवैल्यूएशन मॉडल है, जल्दी करें। हाँ भाई, हो गया? चलिए हो गया। अच्छा जी, पहले साल बताएं जी कितना इम्पेयरमेंट लॉस है। पहले साल गेन आया जी 31,500 का। पिछली डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे और फिर गेन रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? ओके। अगले साल लॉस आया कितना? 29,400 का। उसमें से 24,500 कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। और बाकी 4,900 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नहीं बात समझ, नहीं समझ। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो रहा है और ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। किया ये कि नहीं किया? ओके। अगले साल क्या हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज हुई कितनी? 18,600 की। अब बोलो तो भाई। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस आया कितना? 8,500 से, ऐसे ही है। और उसमें से प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा? 3,500। और रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना जाएगा? 5,000। किया कि नहीं किया?